हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आ गया हूं और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, और उसको हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज का इंट्रोडक्शन आपको कैपेसिटेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तब भी दिया था आपको, है ना, जहां पर हमको एक पर्टिकुलर शेप के सर्किट को सॉल्व करना था। मैंने आपको बताया था कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। एक बार फिर उसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रोम्बस आपने बनाया और एक रेजिस्टर यहां लगा है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां पर बीच में है, ऐसे। ठीक, ये इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस एक बैटरी लगी है, सेल लगा है, कुछ भी लगा है। इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3, इसकी वैल्यू है R4 और यहां पर हम लोग मान लेते हैं इसकी वैल्यू है R5। व्हीटस्टोन ब्रिज, इस शेप के सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें हमको अप्लाई क्या करना है बच्चों? एक कंडीशन होती है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? अगर इन दोनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू है उसकी रेशियो इन दोनों की रेशियो के बराबर हो, यानी कि अगर R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो, अगर ऐसा हो तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी कंडीशन हम लोग ये लिख सकते हैं, आइदर दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, और दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, और R1 बाय R3 शुड बी इक्वल टू R2 बाय R4। ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं तो हमारे इस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या बोला जाएगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हैं सो दिस वन इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आई बात? अच्छा, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, अगर ये ट्रू हो कंडीशन कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ये बात ट्रू है, देन no current flows through the middle branch. No current flows through CD. बीच वाली ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता अगर ये रेशियो बराबर है तो। ठीक है, ये कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो अगर हमको ये डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया जाए सर्किट, तो डायरेक्ट देख के आप नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सा रेजिस्टर किसके साथ सीरीज में है, कौन सा किसके साथ पैरेलल में है। ठीक, लेकिन अगर ये बैलेंस्ड हो, अगर ये बैलेंस ना हो, फिर तो आप नहीं पता लगा पाओगे कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। तो किसी भी ब्रांच में करंट निकालना हो या कुछ और निकालना हो, आपको किरचॉफ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े। किरचॉफ रूल बच्चों, आपको किरचॉफ रूल्स अच्छे से अप्लाई करने आने चाहिए। इस लेक्चर को देखने से पहले आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें भी हम लोग इसकी ये कंडीशन प्रूव करने वाले हैं, तो उसके लिए हमको यूज करने पड़ेंगे किरचॉफ रूल्स। तो किरचॉफ रूल, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर था, उसको आप देख सकते हो जाके। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है। अच्छा, अगर ये रेशियो बराबर है तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। रेशियो बराबर नहीं है तो किरचॉफ रूल लगाने पड़ेंगे, वो लंबा मेथड है। लेकिन अगर रेशियो बराबर है तो बीच वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो फिर इस ब्रांच की जरूरत ही नहीं है। इस ब्रांच को हम हटा देंगे, एक बार के लिए इसको हटा दूं, इस ब्रांच को हम हटा देंगे।
जैसे ही ये ब्रांच हटेगी तो क्लियरली पता चलता है ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, वो आपस में दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। और जो छोटी मोटी चीजें पूछी हो कि इस पे वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप क्या है या इसमें करंट क्या है, जो भी है वो इजिली निकाला जाएगा। ठीक है, सो हम प्रूव करेंगे बच्चों, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रूव करेंगे कि अगर ये रेशियो बराबर रहती है तो बीच वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करता। और इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ के लॉ। तो जाके पहले यहीं रोक के इस वीडियो को पिछले वाला वीडियो देख के आइए, पूरा अच्छे से उसको समझ के आइए। और अगर आपको किरचॉफ रूल्स पता हैं, आते हैं अप्लाई करने, तो आप आगे देख सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा जी, मान लेते हैं यहां से करंट चला आई, ये चला और इधर I1 आ गया। अब ये जंक्शन आई ना, तो दो हिस्सों में ये I डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये जो I आया है ये इस जंक्शन पर आके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इधर गया I1 तो बचा हुआ इधर जाएगा, बचा कितना I माइनस I1, वो इधर जाएगा। इस I1 में से मान लो I2 इधर चला गया, I1 में से I2 इधर आ गया, बचा हुआ इधर जाएगा। बचा कितना, I1 में से I2 इधर चला गया, तो इधर जाने के लिए कितना बचा, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 यहाँ पहुंचा, I2 यहाँ पहुंचा। ये दोनों देखो, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है ना, इधर से क्या आ रहा है, I2 आ रहा है। ये दोनों मिलके इधर जाएंगे। एक ही जंक्शन की तरफ तीनों ब्रांचेस से करंट आ तो नहीं सकता, फर्स्ट रूल अप्लाई करना है हमने। सो R4 में इन दोनों का सम हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। इसी तरीके से इधर से ये करंट आया, इधर से ये करंट आया, दोनों मिलके इधर जाएंगे। अब ये वाली जो ब्रांच है वो तो यही है जिसमें I आया था, यानी कि इधर से जो आ रहा है और इधर से जो आ रहा है उनका सम I आना चाहिए, नहीं तो फिर हमने कुछ गलती करी है। देखें इनका सम I आता है कि नहीं। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, I1 से I1 कटेगा, I2 से I2 कटेगा, क्या बचेगा, I बचेगा। तो इनका सम I आ रहा, यानी कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर्स पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लेना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो देखने में कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं या लोअर से हायर पे जा रहे हैं। ठीक, अब हम इन दोनों लूप्स पे लगाएंगे किरचॉफ रूल्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं लूप ACDA। लूप ACDA लेते हैं और यहां से शुरू करते हैं, इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, मतलब जैसे हमने लिखा ACDA, इसी डायरेक्शन में हम लोग चलने वाले हैं। ठीक, यहां पे चलते सबसे पहले डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि I1 R1, उसे मैंने लेना है नेगेटिव। फिर डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहा हूं, यहां पर भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे भी मैंने लेना है नेगेटिव। रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, I इंटू R है ना। फिर यहां मैं पहुंचा, अब मैं ऐसे जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं तो मेरे रास्ते में पहले आया नेगेटिव, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव में बढ़ते हुए पोटेंशियल में जा रहा हूं। तो इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें करंट I माइनस I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस, वो मैंने लेना है पॉजिटिव, इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। यहां पे A पे वापस आ गया ना मैं, तो सम क्या हो गया, 0। ठीक, अच्छा अब लेते हैं ये वाला लूप, इसको हम लोग लेंगे लूप CBDC, इस डायरेक्शन में ले लेते, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। CBDC। ठीक, यहां से शुरू करो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू R2। ठीक, फिर ऐसे आए ऐसे। अब आ रहे हैं हम लोग इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R4। फिर ऐसे चले, फिर से इंक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाएगी, तो प्लस I2 इंटू R5 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया, ओके। सो अच्छा, हम
हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि अगर I2 0 है तो ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये होना चाहिए। तो दोनों इक्वेशंस में जरा I2 को 0 पुट करके देखें। I2 को 0 यहां पुट किया, ये पूरी टर्म गई, यहां पे क्या बचेगा -I1R1 प्लस I माइनस I1 इंटू R3 इक्वल टू 0 विच विल गिव अस I माइनस I1 into R3 equal to I1 R1। दिस इज सपोज इक्वेशन 1। इसमें भी I2 को 0 पुट करो, इसमें I2 को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ये गया माइनस I1 R2, ये भी गया I माइनस I1 R4, I माइनस I1 R4 प्लस I2 R5 इक्वल टू 0। I2 भी हट गया ना, ये वाली टर्म भी नहीं आएगी, I2 को तो 0 पुट किया। इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू, ये उधर गया I1 इंटू R2, I1 इंटू R2। दिस इक्वेशन इज 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। इस वाली साइड को पहले लिख लेते हैं, चलो पहले ना भी लिखो, दिस बाय दिस। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिराइव तो कर ही रहे हैं। I माइनस I1 इंटू R3 अपॉन I माइनस I1 बाय R4, I माइनस I1 बाय R4 इक्वल टू I1 R1 बाय I1 R2। ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, सो R1 बाय R2, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। समझ में आ गई बात? तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है और व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस की एक कंडीशन होती है और ये डेरिवेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल करें। ठीक है, ये हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन तो नहीं दे रखा है, एक फिगर दे रखी है, क्वेश्चन हम बना लेते हैं बच्चों। मान लो ये 2 ओम है, ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, ये 24 ओम है, ये 5 ओम है। क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप एट 2 ओम रेजिस्टेंस। मान लो ये 2 ओम है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड दिस वन। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे अब आपको बताया गया है कि ये वाला जो है शेप, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है, तो आपको यहाँ पर ये शेप नहीं दिख रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई नहीं हो सकता बच्चों। आप इसके मतलब इस पर्टिकुलर रोम्बस या डायमंड शेप पे मत जाना। ठीक, आपको सिर्फ कनेक्शंस देखने हैं कि इस तरीके से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर मैं यही वायर ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बना देता, इसको मैं थोड़ा इधर बनाता या थोड़ा इधर बनाता या इधर बनाता, इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा इधर बनाता या इधर बनाता या इधर बनाता, कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो आप देखो यहाँ A से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, A से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, B से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, B से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं और वो दोनों यहाँ बीच में मिल रही हैं। तो बच्चों इसका जो इतना हिस्सा है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ठीक, अब हम ये देखें कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट यानी इतना पार्ट ये बैलेंस्ड है या नहीं है? ये बैलेंस्ड है बिकॉज 2/8 कितना होता है 1/4 एंड 6/24 भी कितना होता है 1/4। सो इसकी जरूरत नहीं है, ये हट गया। अब ये हट गया, यही तो पंगा दे रहा था। अब ये हट गया तो अब हमको क्लियरली पता लग रहा है कि कौन सा पार्ट सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। दीज टू आर इन सीरीज, 8 + 2 कितना हो गया 10। दीज टू आर इन सीरीज, 6 + 24 कितना हो गया 30। 10 और 30 जो है आपके पैरेलल में है। 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, शॉर्टकट याद है आपको,
दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 + 1/R2। इसका एलसीएम लिया, नीचे R1 R2 ऊपर R1 + R2, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट R होता है R1 R2 बाय R1 + R2। सो 30 × 10 अपॉन 30 + 10, 300/40, 7.5। ठीक है, कितना आता है ये, हाँ 7.5। ठीक है। सो अब ये हमारा सर्किट हो गया छोटा। एक यहाँ पर सेल है 10 वोल्ट का और यहाँ पर है ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, और ये एक रेजिस्टेंस, ये पूरा हमारा सर्किट सॉल्व होके इक्विवेलेंट टू अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 7.5 ओम। 7.5 + 2 9.5। ठीक, सो करंट इन द सर्किट इज 7 आई होता है V/R 10/9.5। उफ, ऑलमोस्ट 1 ना। अच्छा एक काम करते हैं, आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ ना, इसको मैं 2.5 ओम ले लेता हूँ, है ना, फटाफट हमारा काम निपट जाएगा। तो 7.5 + 2.5 कितना हो गया, 10। 10/10 कितना हो गया, 1 एम्पियर। वो कैलकुलेशन भी इजी थी, कोई इतनी बड़ी नहीं थी, बट और छोटा कर लेते हैं, आपको तो कॉन्सेप्ट सिखाना है सिर्फ। तो आई कितना हो गया, 1 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, इस सर्किट में कितना करंट दौड़ रहा है, 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर करंट की वजह से 2.5 वोल्ट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V = IR होता है 1 × 2.5, यानी कि 2.5 वोल्ट। सीरीज में करंट सेम रहता है ना, तो जितना करंट इस पे होगा उतना ही इस पे होगा। सो फाइनल आंसर इज 2.5 वोल्ट। समझ में आई बात बच्चों। एक और शेप का सर्किट देखो, हालांकि कैपेसिटर्स में उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं, बट यहां पर बात चली है तो इसको एक बार और डिस्कस करा जाए। देखो ये शेप भी आप पहचानो, इसको भी दिमाग में बिठा लो बिल्कुल। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, मान लो ये है R1, ये है R3, ये है R2, ये है R4 और ये है R5। ये पॉइंट है A और ये है B। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा, इस सर्किट में और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो A से 2 ब्रांचेस निकली है ना, A से एक ब्रांच ये, एक ये, तो A से 2 ब्रांचेस निकली। पहली वाली पे R1 लगा है, दूसरी पे R3। पहली वाली पे R1 लगा है, दूसरी पे R3। अच्छा, R3 वहां खत्म हुई जहां से 2 ब्रांचेस निकली R5 और R4 की। तो R3 वहां खत्म हुई जहां से 2 ब्रांचेस निकली R4 और R5 की। R5 का दूसरा हिस्सा वहां है जहां R1 खत्म हो रहा है। तो देखो R5 का दूसरा हिस्सा वहां है जहां R1 खत्म हो रहा है। उस हिस्से से R2 निकल रहा है, उस हिस्से से जहां पे R1 और R5 खत्म हो रहे हैं वहां से R2 निकल रहा है। और R2 किससे जुड़ रहा है, जाके R4 से। तो देखो R2 किससे जुड़ रहा है, जाके R4 से, और वो पॉइंट क्या है, B है। ठीक, ये वाली शेप भी आपको दिमाग में रखनी है। तो अगर दिस अपॉन दिस, ये रेशियो और ये रेशियो बराबर हो जाए तो आपको ये बीच वाली को हटा देना। समझ में आई बात। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बच्चों, और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्लाइड वायर ब्रिज, या मीटर ब्रिज भी हम जिसको बोलते हैं। उसकी हेल्प से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है पर हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू कितनी है ओम्स में, तो स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज को यूज करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो बेस्ड है किस पे, वो बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। आओ उसको पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, ये है आपका स्लाइड वायर ब्रिज, ये है बैटरी, यहां पर एक स्विच हम लोग लगा देते हैं की के, दिस इज बैटरी ई। यहां से हम चले, अभी आपको मैं समझाऊंगा एक एक चीज इसकी। थोड़ा सा इसको बना लेते हैं पहले।
देखो बच्चों, ये है हमारा स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। ठीक है, ये दोनों ही इसके नाम है, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। अब इसको कैसे यूज करना है हमने अननोन रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए? देखो, ये नॉर्मल सर्किट है हमारा, ये कॉपर वायर है, ये ईएमएफ मतलब एक सेल हमने लगा दिया, यहां पर कोई सोर्स तो होना चाहिए ईएमएफ का ना। ये स्विच है के है, ठीक, टेढ़ा तो नहीं जा रहा हमारा डायग्राम। ये है एक नॉन रेजिस्टेंस, यहां पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स या कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू हमको मालूम है, ये नॉन रेजिस्टेंस है। और यहां पर लगाया जाएगा एक अननोन रेजिस्टेंस, ये वाला जो R है, दिस X इज अननोन, और ये है नोन, ये हमको पता है। ठीक है, दिस ब्लू वन इज मैंगनीन वायर। अब आपको बताया था कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के बारे में कि ये दो एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है, यानी टेम्परेचर के साथ इनका रेजिस्टेंस नहीं बदलता। तो किसी भी स्टैंडर्ड रेजिस्टर कॉइल्स में, यानी कि जिसके रिजल्ट उस चीज के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसमें रिजल्ट उस चीज के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो हम वहां पर हमेशा मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन की वायर यूज करते हैं, बिकॉज टेम्परेचर के साथ उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो लैब के टेम्परेचर के चेंज होने से हमारा रिजल्ट अफेक्ट नहीं होगा, या किसी भी और वजह से अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारा रिजल्ट अफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो मैंगनीन की ये वायर है, ये हैं, दीज आर, ये मेटेलिक स्ट्रिप्स, कॉपर की ही होती हैं ये मेटेलिक स्ट्रिप्स। ये इतनी मोटी क्यों है? ये इतनी मोटी इसलिए है बच्चों क्योंकि आप याद करो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस जो है वो ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा जितना एरिया ज्यादा होगा। मतलब हमारा ये रेजिस्टेंस है, इस पे हम इस पे डिपेंड है, हमारा रिजल्ट डिपेंड करता है, ये हमको निकालना है। तो हम चाहते हैं कि और कोई चीज ना हो ऐसी सर्किट के अंदर जो अपना कुछ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करे, तो हमने ये मेटेलिक स्ट्रिप्स इतनी मोटी रखी है ताकि हम इनका रेजिस्टेंस इग्नोर कर सकें। ठीक, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। यहां पर एक स्केल लगा होता है बच्चों, ये जो ए बी वायर है ना, ये तो नॉर्मल कॉपर वायर है, ये ए बी मैंगनीन की वायर है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। ठीक, यहां पर एक स्केल लगा होता है बिकॉज इसका जो सारा रिजल्ट है वो इसके लेंथ की मेजरमेंट पर है, तो उस मेजरमेंट के लिए यहां पर लगा होता है 1 मीटर का स्केल। ठीक, अब देखो, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट से। कैसे? ये ए पॉइंट है हमारा, एक बार फिर से वो सर्किट बनाएं, छोटा सा यहां पर बनाते हैं। ये हमारा सर्किट है, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। तो ए पॉइंट से 2 ब्रांचेस निकल रही है, ये रहा ए पॉइंट, ए पॉइंट से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ये हमारा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू R1। ए से जो दूसरी ब्रांच जा रही है बच्चों, अब ये जो वायर है मैंगनीन की, ये एलॉय है, ये तो कॉपर वायर है, कॉपर तो मेटल है, ये मैंगनीन जो है ये एलॉय है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटल। सो इस पूरे वायर का अपना एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस हिस्से का भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इस वायर का कुछ पार्ट R3 का रोल प्ले करेगा। बी से R 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, ये बी से 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, R2 ये वाला हो गया जो अननोन वाला है, और R4 भी इसी वायर का एक हिस्सा होगा जिसका रेजिस्टेंस हम लोग अभी बताते हैं तुमको कि वो कौन सा पार्ट होगा। बीच में से ये ब्रांच जा रही है, देखो बीच में से ये ब्रांच जा रही है, ये रही बीच वाली ब्रांच,
R5 का रोल प्ले करेगा ये गैल्वेनोमीटर, यहां पे हमने लगाया है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सेम सर्किट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमको पता है कि जब ये बीच वाली ब्रांच कोई भी करंट शो नहीं करती है तो ये और ये रेशियो बराबर होती है ना। आपने क्या करना है, ये गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड फ्री है जो जॉकी से कनेक्टेड है। आपको हर जगह पर इसको टच करके देखना है और एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे। गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो कब करती है, जब उस ब्रांच में से करंट जा रहा हो जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। अगर आपने इसको टच किया यहां पे, मान लो इस पॉइंट पे टच किया और गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, यानी कि ये मिडल ब्रांच ही तो है, यानी कि मिडल ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है ना। तो आपने बैलेंस कर दिया इस व्हीटस्टोन ब्रिज को। आपने यहां टच किया तो मिडिल ब्रांच से करंट पास हो रहा है, यहां टच किया तो हो रहा है। जैसे ही आपने ये जे पॉइंट पे टच किया, इस वाले पॉइंट पे, तो मिडिल ब्रांच से गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। और उस केस में क्या हम लोग बोल सकते हैं कि R बाय X शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ इतना पार्ट ऑफ द वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ इतना पार्ट ऑफ द वायर। भाई इसका ये तो एलॉय है ना, तो इस हर हिस्से का अपना एक रेजिस्टेंस है। सो इसको बोल सकते हैं R बाय X इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट ऑफ द वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ BJ पार्ट ऑफ द वायर। तो R by X should be equal to resistance of AJ part of the wire by resistance of BJ part of the wire। मान लेते हैं ये लेंथ है L, सॉरी, अब ये सेंटीमीटर में मान लो ये लेंथ है L और ये पूरा कितना है 100 सेंटीमीटर। सो दिस पार्ट इज 100 माइनस L, है ना। 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। सो दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज L सेंटीमीटर में। तो ये वाला पार्ट कितना हुआ, इस वाले पार्ट की लेंथ कितनी हुई 100 माइनस L। मान लो लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB BR, ये जो वायर है ना AB, इसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि कितना है स्मॉल r। पर यूनिट लेंथ मतलब कितनी यूनिट की बात हो रही है, 1 सेंटीमीटर की। इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है कितना r। तो बताओ इसके L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज RAJ LR, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा RBJ 100 माइनस L इंटू R। समझ में आई बात। अब ये वैल्यूज यहां पुट करो, देयरफॉर R बाय X क्या हो जाएगा, R बाय X हो जाएगा LR बाय 100 माइनस L इंटू R। R से R कट गया, X क्या आएगा, X आएगा 100 माइनस L बाय L इंटू R। इसको यहां नीचे ले जाओ, 100 बाय L माइनस 1 इंटू R। सिंपल बात, मतलब कि आपको सिर्फ ये लेंथ पता होनी चाहिए। देखो कितना अच्छा मेथड है। आपको सिर्फ ये लेंथ अगर पता होगी, सिर्फ ये लेंथ पता होने से, ये रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, सिर्फ ये लेंथ पता होने से आप ये x अननोन निकाल सकते हो। मतलब ऐसा देखने में लगता है ना कि 4 अननोन है, R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, 3 पता हो तो ही चौथा आएगा। नहीं, देखो कितना दिमाग लगाया हमने। हमें सिर्फ ये लेंथ मेजर करने से ये अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा, बस हमें एक ये रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, 100 बाय L माइनस 1 इंटू R। ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्शन, इसकी ये डेरिवेशन, वर्किंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो इस पे आ ही सकता है, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो इस पे एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊं मैं आपको। देखो क्वेश्चन बना लेते हैं एक। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम। अच्छा, मान लो यहां पर एक पूरा ये नेटवर्क कनेक्टेड है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, और ये अननोन है दूसरा वाला x, ठीक है। और जो बैलेंसिंग लेंथ है
ये मान लो गिवन है 50 सेंटीमीटर, 50, थोड़ा सा इसको इधर करके बना लेंगे ना, बराबर बराबर, ये 50 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो बच्चों देखो ये वाला फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू 100/L - 1 इंटू R। आप याद रखना यहां पर किसी भी तरह का सर्किट हो सकता है, यहां पर किसी भी तरह का सर्किट हो सकता है। आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि सीरीज पैरेलल आपको पता है। तो इस वाले सर्किट को सॉल्व करके जो R इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा ये वाला X होगा आपका, है ना। और इस वाले को सॉल्व करके जो आएगा वो ये R होगा। बट ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको तो डायरेक्ट यहां पर पुट किया जा सकता है। समझ में आई बात। तो सिंगल, आप यहां पे सिंगल एक्सपेक्ट मत करना, एक से ज्यादा भी हो सकता है सीरीज में, पैरेलल में। अननोन वाले पार्ट को सॉल्व करके ये आ जाएगा, नोन वाले पार्ट को सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो 12 और x पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ, 12x/12 + x, ये हो गया हमारा x। तो इसको x की जगह हमने रखा 12x/12 + x इक्वल टू 100/L, L है 50 - 1 इंटू 4, R है 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, x आ जाएगा। ये बचा 2, 2 - 1 जो है वो 1 होता है, 1 इंटू 4 4, ये हो गया 3। सो 3x इक्वल टू 12 + x, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6 ओम। सो अननोन रेजिस्टेंस इज व्हाट, 6 ओम। समझ में आई बात आपको। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज था बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपकी प्रैक्टिस के लिए नीचे वर्कशीट है PDF फॉर्मेट में, लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करें। इस लेक्चर को देखने के बाद, फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद उस वर्कशीट को सॉल्व करना, और इसके नोट्स भी नीचे दिया हुआ है लिंक, वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।